जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम क्या करने वाले हैं, जो एलपी का एग्ज़ाम हुआ था 26 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं। पूरा साथियों सोल्यूशन करा दूंगा मैं टेक्नीशियन जी एग्ज़ाम से पहले। और जो एनटीपीसी एग्ज़ाम बचा है, ग्रुप डी एग्ज़ाम जो वैकेंसी नहीं आया, उसके लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। और इससे जो प्रश्न आए हैं ना, वो जो भी मैंने अभी तक केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स भी थोड़ा सा पढ़ाया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री मैंने ज़्यादा पढ़ा, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका सब शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्री तैयारी करना साइंस के लिए, बिल्कुल चिंता हटाना चाहते हैं, कोई पेड कोर्स का जरूरत नहीं है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं इसे बोल रहा हूँ तो ऐसे विश्वास नहीं होगा, आप हमसे जो प्लेलिस्ट में क्लास दिए साथियों, वहाँ से आप पढ़ के देखिए, फिर आपको एहसास होगा नहीं सही चैनल पर हम आए। ठीक है, तो खैर चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि एलपी को एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, तो फर्स्ट शिफ्ट का था, इसमें हम बेसिकली साइंस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो साइंस क्वेश्चन को देखते हैं। साइंस बाय राजकुमार, आप चैनल को सब्सक्राइब। साइंस क्वेश्चन मिल जा, एक मिनट। साइंस क्वेश्चन ये रहा, साइंस का क्वेश्चन फिजिक्स का है। कह श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब साथियों क्या होता है, हम ऐसा प्रतिरोध, यानी कि ऐसा प्रतिरोध जो 3-4 प्रतिरोध को मिलाकर एक ही प्रतिरोध काम कर ले, उसे तुल्य प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या बोल रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक, मतलब आर ओम का जो है ना, दो प्रतिरोधक है। ठीक है ना, ये दो प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा के प्रभाव को रोकना। धारा के प्रभाव को रोकना यानी कि जो धारा का विरोध करे उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो दो प्रतिरोध हमारा दिया गया है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जितना भी प्रतिरोध हो सबको इकट्ठे जोड़ दीजिए, वो आपका श्रेणी क्रम होता है। तो कह रहा है कि तुल्य निकालिए, तो सिंपल दोनों को जोड़ दीजिए, तो आर प्लस आर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अगर यहाँ देता है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 ओम प्रतिरोध, तो 3 हो जाता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, जितना भी देगा श्रेणी क्रम बोलेगा तो सब आपको हो जाएगा। मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जल्द ही कराने वाला हूँ। ठीक है ना, उसमें फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये चैप्टर जो आपका है क्या, जो फर्स्ट चैप्टर हमने कराया है केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन, डायरेक्ट उससे साथियों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने आपको तमाम प्रकार के रिएक्शन बताया, उसके एग्जांपल बताए अच्छे तरीके से, उससे डायरेक्ट देखो प्रश्न उठ के आ रहा है। कह रहा है कि किसके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल भी मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं साथियों बेरियम क्लोराइड, क्या ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, और हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट, क्या ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। तो साथियों इसमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान। जब ये दोनों विलयन को एक साथ मिला देंगे ना, ये हालांकि सॉलिड होता है, नमक में पानी में दोनों को मिला के, और दोनों को मिला के एक बर्तन में डाल देंगे, तब दोनों ये मिक्स हो जाएगा। दोनों मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो देखिए क्या होगा, बी जो है ये रिएक्शन कर लेगा SO4 से, तो क्या बनेगा, ये बनेगा BaSO4, क्या बनेगा, BaSO4। और बचा कुचा Cl2 है तो ये NH चला जाएगा। तो देख लीजिए प्लस माइनस के पास जा रहा है, यानी कि आयन का खेला हो रहा है, तो आयन का खेला हो रहा है, और दो बार, एक बार BaSO4 के साथ आयन का खेला हुआ, एक बार NaCl के साथ आयन का खेला हुआ, प्लस में। तो आयनों का आदान प्रदान से आपका बनता है द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट दिया। अब घटन क्या होता है, इसमें एक अल्प पदार्थ जो है आपका जो है टूटकर नए पदार्थ में बनता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। बाकी सब चीज़ मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से विजिट करिए। ठीक है ना, फिलहाल ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट कह रहा है, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणें मुड़ने का कारण बनती है। इससे पहले वाला जो शिफ्ट साथियों हमने कराया, उसमें मैंने आपको बताया था, प्रकाश का विवर्तन के बारे में बताया था, परावर्तन के बारे में बताया था, व्यतिकरण के बारे में बताया था, सब चीज़ मैंने आपको बताया था। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण होती है। देखिए मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। साथियों होता क्या है कि जब हम, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, वायुमंडल से साथियों क्या हुआ है, वायुमंडल की 5 परतें होते हैं, उससे ये घिरा हुआ है। और मान लीजिए सूर्य यहाँ है, तो सूर्य से जो सुबह देखते हैं ना कि सूर्य उग गया, रोशनी अब आएगा, तो सूर्य से जो प्रकाश आता है हमारे पृथ्वी तक, ऐसा ही नहीं आ जाता है, ये क्या होता है, और वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल से टप के आएगी ना, क्योंकि वायुमंडल से दूर है, तो वायुमंडल से टप कर ही हमारे पृथ्वी तक आती है। तो वायुमंडल में क्या है साथियों, बहुत सारे माध्यम है, कहीं सघन माध्यम है, कहीं विरल माध्यम है, तो क्या होता है साथियों, एकदम डगमगा के आती है, एकदम टेढ़ा होकर आती है ना, यानी हम कह सकते हैं इसका लगातार अपवर्तन होकर ये आता है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो लगातार देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए स्थिर अनुपात का नियम बात हो रहा है, तो स्थिर अनुपात का नियम का क्या होता है कि कोई भी यौगिक हो ना, उसमें क्या होता है कि चाहे आप उसको कहीं से भी बनाइए, चाहे आपको जैसे पानी है, पानी से उधर क्या होता है, H2O होता है, पानी से उधर क्या होता है, H2O। तो आप पानी कहीं से भी ले लो, गंदा जल ले लो, अच्छा जल ले लो, कोई भी पानी ले लो, तालाब का, अमेरिका से पानी ला लो,
पानी में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स रहेगा, यही स्थिर अनुपात का नियम होता है, ठीक है ना। और ये नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने, ये ध्यान रखिए। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये सारे पॉइंट जो है कॉपी पेन लेके बैठिए, देखिए, खाली वीडियो मत देखिए, लिखते जाइए उसको, ठीक है, तब फायदा होगा आपको। और अच्छा, क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 18 ग्राम पानी है ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहे हैं, तो बोलिए कितना होता है? H2 होता है ना, सूत्र ये होता है जी। इसको तोड़िए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, और 2 है तो गुना 2 अनुपात। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो 1 गुना 2, तो 1 गुना 2 तो क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 16 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन 16 है और ये 2, तो 16 अनुपात 2, ठीक है ना। बाकी ये कटाया नहीं है, कटा के 8 अनुपात 1 भी आ सकता है, तो कोई नहीं, जैसा ऑप्शन उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना, नीचे कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? बताइए। अम्ल क्षार लवण में मैंने आपको नहीं पढ़ा है, एक ही वीडियो में साथ ही हमने आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो एकदम पिछले शिफ्ट में भी एक प्रश्न आया था, उसको मैंने कराया था। तो कह रहा क्लोर क्षार प्रोसेस में साथियों क्या होता है? इसमें जो आपका बनता है वो बनता है, क्या बनता है? इसमें बनता है आपका कास्टिक सोडा बनता है। क्या बनता है? कास्टिक सोडा, यानी NaOH बनता है, प्लस में आपका क्या बनता है? Cl2 बनता है। क्या बनता है? Cl2 बनता है, प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये आपका क्या होती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर मतलब क्लोरीन बना, और NaOH मतलब क्षार, OH मतलब क्या होता है? क्षार होता है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया बना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। एक और H2 भी आता है, लेकिन H2 ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है 5 cm ऊंचाई वाले किसी वस्तु के उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन का वैल्यू दिया है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा है। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, छोटी m से। तो आवर्धन सूत्र क्या होता है? ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये क्या होता है? सूत्र होता है। तो आवर्धन वैल्यू 0.2 दिया है, अब बराबर H डैश। अच्छा, इसको इधर लिख लेते हैं ना, इधर लिख लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ऊपर लिखते हैं। m का सूत्र क्या होता है? होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। H डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H मतलब खाली वस्तु की ऊंचाई। तो m का वैल्यू 0.2 दिया है ना, अब बराबर H डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछिए रहा है, तो H डैश अब बटे वस्तु की ऊंचाई पहुँच दिया है, तो कर दीजिए गुना। आप करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो गुना जब कोना कोनी करिएगा, इसको इससे, इसको इससे, तो H डैश बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1, यानी 1 cm आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किसी पिंड पर लगने वाला 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, तो लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए। सिंपल फार्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इस फार्मूला आपका होता है W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है। क्या होता है? FS cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर x का मतलब है थीटा का वैल्यू 0 होगा, इसलिए ये नहीं दिया है, तो थीटा को यहाँ हटा दीजिए। खाली आप क्या लिखिएगा? W बराबर FS लीजिएगा, W बराबर FS लिखिएगा। W क्या है? कार्य मात्रा क्या था? जूल, तो 5 दिया है, और बल का मात्रा क्या है? ये न्यूटन 5 दिया है, तो गुना S का मतलब साथ ही यहाँ पर विस्थापन, तो विस्थापन ही पूछ रहा है, तो करा 5 5 1, यानी 1 आज का क्या हो जाएगा? विस्थापन की मात्रा क्या था? मीटर, तो 1 मीटर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब देखिए, मैंने आपको धातु, अधातु, उपधातु एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में पूरा खत्म किया है। 2 घंटे का वीडियो है, उससे देखिए प्रश्न आया हुआ है, एकदम जो पढ़ा है ना उससे बाहर जाने वाला प्रश्न नहीं है। कह रहे निम्न में कौन सी अधातु एक द्रव है? तो कौन सा साथियों? ब्रोमीन है। बाकी ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 35 होता है। संकेत क्या होता है? Br होता है, ठीक है ना। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बारिश होने लगा था, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया, बाहर वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। विद्युत चुंबक एक उपकरण है, पूछ रहा कौन सा सही है, जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नहीं साथियों, यहाँ पर एडिट कर दिया, बड़ा खतरनाक, अभी बताऊँगा मैं। विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। गलत, दोनों कथन क्या है? गलत है, ना तो 1 सही है ना तो 2। अब बताता हूँ यहाँ होना क्या चाहिए। देखिए, एक होता है विद्युत मोटर, क्या होता है? एक विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर होता है, और एक होता है विद्युत जनित्र, जिसको आम भाषा में जनरेटर भी कहते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति होता है साथियों, ऐसा उपकरण होता है जो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। यही देखिए एडिट करके यहाँ कुछ और दे दिया है। और जो विद्युत जनित्र होता है, लिख लो इस पॉइंट को, विद्युत जनित्र क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। ये होना चाहिए, लेकिन एडिट करके ये कुछ से कुछ दे दिया, ठीक है। तो उम्मीद है दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं होती? बताइए, ये सब हमने नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ा है साथियों। वाष्पीकरण, वाष्पन, क्वथन क्या होता है, वाष्पीकरण को कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित कर सकता है, तो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। तो कह रहा है वाष्पीकरण का मतलब होता क्या है?
वाष्पीकरण का मतलब होता क्या है? तो सिंपल बोलिएगा, द्रव का गैसों में बदलना, द्रव का गैसों में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो मेरे भाई बताइए कि द्रव गैस में कब जल्दी जल्दी बदलेगा? जब तापमान ज़्यादा रहेगा तब ना भाई द्रव, जैसे मान लीजिए कपड़ा आप धो दिए तो पानी उसमें है ना, कपड़ा अगर धूप ज़्यादा है तो कपड़ा में जो पानी जल्दी जल्दी सूख जाएगा, अगर धूप कम रहेगा यानी तापमान कम रहेगा तो सूखेगा ही है, और जल्दी जल्दी सूखेगा मतलब वाष्पीकरण क्रिया तेज होगी। तो ये कह रहा है कि वृद्धि नहीं करता, तो सिंपल बात है, तापमान में कमी कर दोगे तो वाष्पीकरण क्रिया में वृद्धि नहीं होगा। और ऑप्शन क्या है? पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि। पृष्ठ क्षेत्र पर मतलब सतही क्षेत्र में वृद्धि, जैसे कि कपड़ा सुखा दिया, ठीक है ना, कपड़ा सुखाने के बाद अगर आप वैसे मोड़ मार के रख दीजिएगा, फैला के नहीं दीजिएगा तो जल्दी सूखेगा नहीं। तो फैला के देने से क्या होता है? वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी। सतह क्षेत्रफल बढ़ा देंगे ना, फैलाने से कपड़ा क्या होगा? सतह क्षेत्रफल बढ़ा देंगे हम, तो वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी, कपड़ा जल्दी सूखेगा। फिर है पवन की चाल में वृद्धि। पवन मतलब हवा। अब देखिए कभी कभी धूप नहीं रहता है तो अगर तेज हवा चल रहा है तो ओकरों में कपड़ा, भीगल कपड़ा जल्दी सूख जाता है, मतलब ओकरों में क्या है? द्रव आपका गैस में बदल जाएगा। समझ गए ना? फिर आपका आर्द्रता में कमी। देखिए आर्द्रता मतलब क्या होता है? हवा में पानी। जैसे मान लीजिए कोई रिमझिम बारिश होता है ना, हल्का हल्का, तो अगर मान चलिए हवा तेज बह रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या थोड़ा सा पानी है, हवा में पानी है, तो बोलिए कपड़ा जल्दी सूखेगा? नहीं सूखेगा। इसलिए आर्द्रता में कमी अगर रहेगा ना, आर्द्रता में अगर कमी रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि वाष्पीकरण क्रिया तेज होगी। अगर आर्द्रता ज़्यादा रहेगा, जैसे हवा में पानी ज़्यादा रहेगा तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, मतलब वाष्पीकरण क्रिया तेज नहीं होगी। तो आर्द्रता में कमी से वाष्पीकरण क्रिया तेज होगी। पवन की चाल में वृद्धि से वाष्पीकरण क्रिया तेज होगी। पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि से वाष्पीकरण क्रिया तेज होगी। लेकिन तापमान में कम कर दीजिएगा तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं भाई साहब, देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? साथियों जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लैंगिक और एक होता है आपका अलैंगिक। अलैंगिक से खूब प्रश्न पूछता है, लैंगिक से ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा विभिन्नता जो पाई जाती है वो आपका किस में पाई जाती है? लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता क्या होता है? विभिन्नता अगर पाया जाता है तो समझिए उस जीव का जो आने वाला पीढ़ी है वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा, ऐसे आप कह सकते हो। उसका जो पीढ़ी है ना वो बचता रहेगा, ज़्यादा जल्दी ख़त्म उसका नहीं होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जिसमें विभिन्नता नहीं आएगी, समझिए उसका पीढ़ी जो है यानी उसका क्या बोले उसको, वंश, हाँ वंश जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो विभिन्नता वंश को बचाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और लैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, खंडन होते हैं, विखंडन होते हैं, पुनर्जनन होते हैं, बीजाणु जनन होते हैं, कायिक जनन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो कह रहा है कि किसमें विखंडन नहीं होता है? तो मेरे भाई मैं बता दूँ, विखंडन जो होता है ना वो आपका किस में होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मैनियम में होता है, ठीक है ना, और आपका प्लाज्मोडियम में होता है। तो ये सब में क्या है? विखंडन होता है। लेकिन केचुआ जो है ना, केचुआ में आपका क्या होता है? विखंडन नहीं होता है। केचुआ में विखंडन नहीं होता है, केचुआ में होता है लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि केचुआ में दोनों अंग होता है, ठीक है ना, उभयलिंगी होता है केचुआ। तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ता, हाँ बताइए। विलयन वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने आपको कोलाइड बताया, निलंबन बताया, वास्तविक विलयन बताया, सीधा डायरेक्ट प्रश्न जो पूछ दिया है। नहीं विश्वास तो एक बार जाकर देखो, सीधा प्रश्न एकदम तुरंत बना दोगे। तो कह रहा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता? निलंबन क्या होता है? निलंबन क्या होता है साथियों? निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें पदार्थ के कण जो है ना आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे हम बोल देते हैं साथियों कि पानी और बालू जल्दी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यह आपका क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। और इसी का एक पार्ट होता है निलंबन। तो निलंबन के कण साथियों क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं। 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो देखिए निलंबन के गुणधर्म पर, निलंबन के कारण इसे गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों फैलाते हैं? समझ लीजिए निलंबन का विलयन है, यहाँ से टॉर्च बारिएगा ना तो ये क्या करेगा? प्रकाश के मार्ग को यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि निलंबन के कणों को आँखों से नहीं देख सकता। बिल्कुल देख सकते हैं भाई, पानी बालू को मिलाएंगे तो बालू कण नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल सही। तो कह रहा है कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाता? तो बी गलत है, यानी गलत पूछ रहा है तो बी गलत बोल रहा है। निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जब देखिए पानी बालू को मिलाइएगा ना तो अगर सांत छोड़ दीजिएगा तो बालू देखिएगा सब नीचे बैठ जाता है, तो यानी इसका क्या अस्थायी होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, बिल्कुल सही। तो गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस में कोई भी झिल्ली नहीं होती? देखिए विषाणु जो आपका है ये कोशिका से मिलकर बना ही नहीं होता है। विषाणु क्या आपका कोशिका से मिलकर बना ही नहीं होता है, तो कोशिका झिल्ली कहाँ से होगा? यानी कि कोई झिल्ली होबे नहीं करेगा। तो आखिर वायरस बना किससे होता है? तो ये बना होता है साथियों कुछ प्रोटीन से, और आपका ये बना होता है न्यूक्लिक अम्ल से। इस पॉइंट को लिख लीजिए। वायरस किससे बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से।
न्यूक्लिक अम्ल मैंने आपको पिछले वीडियो में, हर वीडियो में देखिए क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, जो ध्यान से पूरा वीडियो देखता है उसका आधा कॉन्सेप्ट ऐसा ही क्लियर है, ठीक है ना। ये बना होता है न्यूक्लिक अम्ल का मतलब हो गया डीएनए और आरएनए, क्या हो गया, डीएनए और आरएनए हो गया, ठीक है ना। तो वायरस इससे बने होते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तंत्रिका अक्ष, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है। तो मैं थोड़ा आपको न्यूरॉन बनाकर दिखाता हूँ, न्यूरॉन थोड़ा मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है ना। न्यूरॉन साथियों आपका कुछ इस तरह से बनता है, न्यूरॉन आपका कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना। अब देखिए न्यूरॉन का जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन या द्रुमिका, जो बोलिए आप, क्या बोलिए, डेंड्रॉन द्रुमिका। अब ये न्यूरॉन क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन कहाँ पाए हैं, हमारे मस्तिष्क में। तो कोई भी चीज़, जैसे मान चलिए कि हमारा हाथ है, हमारा क्या है, हाथ है। अगर मान चलिए मेरे हाथ में क्या है, कांटा गर गया, तो हम तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेंगे, या हाथ पर कुछ भी आग जग गया या कुछ भी होगा, तुरंत हाथ हटा लेते हैं ना, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। तो क्या है, वहाँ से जो है नर्व के माध्यम से, तंत्रिका के माध्यम से ब्रेन को मैसेज जाता है, बेसिकली न्यूरॉन कोशिका को संवेदी का कार्य करता है। तो मैसेज किसको जाएगा, ये जाएगा आपका डेंड्रॉन को, फिर डेंड्रॉन से मैसेज आएगा, फिर ये जो क्या है आपका आगे मैसेज ऐसे फैलता रहता है, फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन इसी तरह से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से मैसेज का ट्रांसफ़र होते रहता है, ताकि जो है संवेदी कार्य अच्छे से हो सके। तो मैसेज रिसीव कौन करता है, ये डेंड्रॉन, जो ये आपका दिख रहा है। तो डेंड्रॉन मतलब द्रुमिका इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तंत्रिकाक्ष क्या होता है, ये जो लंबा डंटी दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, ठीक है ना। सिनेप्स क्या होता है, अब यहाँ जो दूसरा न्यूरॉन आएगा ना, दो न्यूरॉन के बीच कुछ ना कुछ गैप होता है, उससे सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका काय क्या होता है, ये इसके अंदर वाला पार्ट को कोशिका काय बोलते हैं, ठीक है ना, साइटोन। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, बताइए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नहीं, बिल्कुल बताते हैं। कार्बन परमाणु संख्या 4, संयुक्ता, कार्बन परमाणु संख्या 6, संयुक्ता 4, ठीक है ना। और क्या इसमें मैं आपको बताऊं, ज़्यादा कुछ नहीं, तो दम क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन कह रहा साथियों, देखिए इंग्लिश में लिख दिया है, तो मैं हिंदी में बोल दूंगा। अदर देन द नर्वस सिस्टम, विच अदर सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। यानी कह रहा है नर्वस सिस्टम तो क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया नियंत्रण एवं समन्वय, मतलब बॉडी को नियंत्रण करना सही तालमेल के साथ। समन्वय का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है समन्वय, यानी कि तालमेल। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और तालमेल। तो नर्वस सिस्टम तो करेगा ही करेगा, उसके अलावा कौन करता है, तो वो करता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। इसको हिंदी में लिख लीजिए, अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। देखिए होता क्या साथियों है, अंतःस्रावी तंत्र क्या है, बहुत सारे जो ग्रंथि आपका है वो आपके अंतःस्रावी तंत्र में आते हैं। जैसे कि आपका हो गया पीयूष ग्रंथि हो गया, है ना, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया, है ना, थायराइड ग्रंथि हो गया। तो ये सारे जो हैं, और तमाम प्रकार के जैसे जनन ग्रंथि भी, वो सारे किस में आते हैं, आपके आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में आते हैं। यानी कि चयापचय क्रिया हो गया, शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है ना, चाहे वो श्वसन का कार्य होता है, भोजन का कार्य होता है, भोजन पचने का कार्य होता है ना, हमें जो है भय से लड़ने के लिए हार्मोन जो रिलीज होता है, जनन ग्रंथि वाला हार्मोन होता है, ये सारा कार्य जो है ना आपका कौन करता है, ये आपका अंतःस्रावी के जो अंतःस्रावी तंत्र के जो ग्रंथियाँ साथी वो करते हैं। इसलिए जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसका भी बहुत ज़्यादा योगदान है नर्वस सिस्टम के बाद, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, जब एक खाली बोतल हमारे पास है, वायु रुद्ध तरीके से बंद किया है। जैसे मान चलिए आपका क्या है, खाली बोतल है, ये मान चलिए, फिर अच्छे से बना देते हैं हम, ठीक है। ये साथियों आपका क्या है, ये खाली बोतल, ये आपका क्या है, खाली बोतल है, ठीक है ना। अब इसको क्या किया जाता है, वायु रुद्ध का मतलब क्या होगा, इसमें हवा ना जाए, यानी टाइट से इसको क्या किया, एकदम इसका ढक्कन टाइट से कर दिया, ठीक है ना। और पानी के अंदर धकेला जाता है। अब इस पूरा जो संरचना है बोतल, इसको क्या करेंगे, हम पानी में ढकेलेंगे। तो मान चलिए ये हमारा पानी है, ये हमारा क्या है, पानी है। इस पानी में क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ढकेलेंगे इस बोतल को। तो पानी जो आपका ये क्या था, पूरा एयर टाइट था, इसको जब पानी में धकेलते हैं ना, तो ये क्या होता है, जब छोड़ देते हैं तो ये बोतल बाहर आ जाता है, ये बोतल क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बस ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है आर्किमिडीज का, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, जिसमें हम उत्प्लावन बल यानी कि बायोन्स फोर्स को पढ़ते हैं। तो बायोन्स फोर्स क्या होता है कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाते हैं,
तो पानी के द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जा रहा है ना ऊपर की ओर, वो आपका क्या होता है, उत्प्लावन बल होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। आपको पता है कि हर एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका नीचे की ओर यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। तो यहाँ पर बोतल क्या है, ऊपर उठ जा रहा है ना, ऊपर उठ जाए मतलब क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ उठा। नीचे अगर रहता है तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन है, मतलब उसके फेवर में है। ऊपर उठ गया मतलब उसके खिलाफ है। तो यहाँ पर क्या है, बोतल ऊपर आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से जो उत्प्लावन बल होगा वो ज़्यादा होगा। सिंपल बात है भाई, वही पूछ रही है। तो बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है तभी बोतल ऊपर आ गया, अगर नहीं रहता अधिक तो नहीं आता। समझ गए ना, सिंपल बात है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है। देखिए साथियों, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, सिंपल त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से सूचित करते हैं। ए का सूत्र क्या होता है, v माइनस यू बटे टी होता है। क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसी राशि है, तो ये आपकी सदिश राशि। त्वरण कैसी राशि साथियों, सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसका दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। वेग परिवर्तन, v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग में जब घटाएंगे तो उसका और समय जो लगा है उसको समय से भाग करेंगे तो वो आपको क्या आता है, त्वरण आता है। ठीक है ना, यानी कि वेग में परिवर्तन। थोड़ा सा मैं आपको 10 सेकंड समझाना चाहूँगा। मान चले कोई गाड़ी जो है 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, अब वो कितना चल गई, अब उन्होंने क्या किया, गाड़ी को स्पीड बढ़ाया, अब ये क्या हो गया, 80 मीटर प्रति सेकंड हो, क्या हो गया, 80 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो पहले 50 मीटर प्रति सेकंड थी, अब 80 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और 50 से 80 जाने में तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। मान लीजिए इसमें समय लगा होगा 2 सेकंड। कितना लगा होगा, 2 सेकंड का। तो यहाँ पर त्वरण क्या कैसे हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। समझिए बात को, वेग पहले 50 था, 80 कर दिए, तो परिवर्तन किए ना, और परिवर्तन करने में समय भी लगा। तो 80 - 50 बटे 2 कर देंगे तो वो आपका त्वरण आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। देखिए स्टार्च साथियों होता क्या है, रक्षित मतलब समझ रहे क्या, रक्षित मतलब हो गया जो पहले से जमा करके रखा है। साथियों होता क्या है, जब पौधा भोजन बनाता है तो ग्लूकोज के रूप में बनाता है। मान के चलो पौधा अगर ज़्यादा भोजन बना लिया, अब उसको उतना यूज नहीं है, सभी अंगों तक भोजन पहुंच चुका है जितनी आवश्यकता थी, अब भोजन पौधा का बच गया, तो वो क्या करता है, स्टार्च के रूप में भोजन को जमा कर लेता है। जब भी ज़रूरत होगी तो स्टार्च का उपयोग कर लिया जाएगा भोजन के रूप में। तो स्टार्च क्या है, उसकी संरक्षित ऊर्जा है। उसी तरह हम मानव में क्या होता है, ये तो पौधों में हो गया, क्या हो गया पौधों में। तो ध्यान रखिएगा, पौधों में जो भोजन का जमा होता है, भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या साथियों, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब मनुष्य भी देखिए, मनुष्य में क्या होता है, जब मान चले भोजन खाते हैं, कुछ भोजन अगर ज़्यादा पोषक तत्व मिल गया तो भोजन जो बच जाता है एक्स्ट्रा, तो वो क्या करते हैं हम लोग, जैसे ग्लूकोज ज़्यादा खा लिए, ग्लूकोज क्या कर लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिए, चावल रोटी बहुत ज़्यादा खा लिए, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए। तो ये आपको पता है कि जो चावल रोटी खाए इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इनकी छोटी इकाई जो होती है वो ग्लूकोज होती है। तो ज़्यादा खाने से क्या होता है कि ग्लूकोज जो आपका है ना, वो किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन कहाँ रहता है, यकृत में जाकर जमा रहता है। तो हम लोग का जो शरीर में भोजन जमा रहता है, पोषक तत्व ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, बल्कि पौधा में स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है ना, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है ये इस शिफ्ट का, क्या निम्नलिखित में कौन से जीव एक कोष के नहीं है। तो एक कोष के नहीं है, सिंपल बात है भाई, एक कोष के होते कौन कौन है, हमें बताइए एक कोष के होते कौन कौन है। जैसे आपका पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, है ना, क्लेमाइडोमोनास हो गया, डाइटम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके एक कोष के जीव होते हैं, है ना। लेकिन पौधा तो क्या होता है, पौधा आपका क्या होता है, बहुकोष के जीव होता है, और उसके साथ साथ यूकैरियोटिक होता है। समझ गए ना, तो और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, मैंने आपको बता दिया। तो यही था आपका साथियों 26 नवंबर का सेकंड शिफ्ट था। क्या 26 नवंबर का ये सेकंड शिफ्ट था। ठीक है ना, तो इसी तरह हम आपको पूरा करा देंगे समय से पहले। आप लोग को बस चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आपको एक रत्ती भी चिंता हम नहीं होने देंगे साइंस में, ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है ना, तो ये 26 नंबर का ये फर्स्ट शिफ्ट था।
26 नंबर का ये क्या था, फर्स्ट शिफ्ट था, भूल भी जाते हैं शिफ्ट का नाम, ठीक है। तो उम्मीद अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर आगे आपको हम देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।